साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, पर्यावरण के और 15 क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। इन 15 क्वेश्चन में जितना आपको आता है उतना आप जवाब देने का प्रयास करिएगा। जितने भी क्वेश्चन हमारी तरफ से कराए जाएंगे निश्चित रूप से ये सभी क्वेश्चन आपके लिए आगामी समय में रामबाण साबित होंगे, इस बात को मानिएगा। हमारी तरफ से जितनी भी क्लासेज दी जाती हैं यह आपके शिक्षक बनने के टारगेट को टारगेट करते हुए यह क्लासेज दी जाती हैं। मित्रों, कल हमने मतलब कि दो चीज़ें शुरुआत में बोलने के फ्लो में मैंने गलत कर दिया था, उस चीज़ को आप सुधार लीजिएगा। उसे हम प्रश्न के बीच में भी सुधार देंगे आपके सामने, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद करिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मेंडल को, या सलीम अली को, या विल्सन को, या ग्राहम रोजन को। मित्रों, जैव विविधता आपको मैंने बताया था कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब आया था, तो 2002 में भारत में जैव विविधता अधिनियम आया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो शब्द जो है सबसे पहले ग्राहम रोजन ने दिया था। ध्यान रखिएगा, जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो ग्राहम रोजन ने दिया था। और अगर बात करें जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है, तो जैव विविधता का जनक जो है विल्सन महोदय को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है, तो विल्सन को कहा जाता है। लेकिन आपसे कहे कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ग्राहम रोजन ने किया था। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब आया था, 2002 में आया था। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता से इतने क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पे है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता है, पश्चिमी घाट पर। आपसे यह भी पूछा जाता है पश्चिमी घाट अधिकांशतः किसे कहेंगे, तो केरल के एरिया को जो है पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में जैव विविधता का अलग डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप इतना जानिएगा भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में और केरल में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों, प्रश्न 2 की। सतत विकास पर पहला वैश्विक सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। आपसे पूछा गया सतत विकास पर पहला वैश्विक सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1973 में। मैं डिस्कस करता चलता हूं, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। क्या आया था, प्रोजेक्ट टाइगर आया था, जो आप सभी लोग जानते हैं भारत में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट टाइगर था, ठीक है। 1972 की बात करें मित्रों, इसका राइट आंसर यही है 1972। 1972 में सतत विकास पर पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ था। इसे हम जो है ये कहाँ हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। और बात करें मित्रों, अगर बात करें मित्रों 1972 में यह किस उद्देश्य से हुआ था, तो पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह हुआ था। किसके उद्देश्य से हुआ था, तो पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जो है यह 1972 में सम्मेलन हुआ था। कहां हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कल मैंने यही गलत बता दिया था, चलिए यह सही बताया था मैंने गलत बताया था, जो 1987 वाला मैटर था। 1972 में स्वीडन का स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। यह सतत विकास पर पहला वैश्विक सम्मेलन माना जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण पर आधारित था, इसे ध्यान रखिएगा। 1973 में उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। 16 सितंबर 1987 ईस्वी को ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ध्यान रखिएगा 1987 जो लिखा गया है, 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और मॉन्ट्रियल कहां स्थित है, कनाडा में स्थित है। मैंने जापान वहां पे लिख दिया था, हर एक बच्चे को पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, लेकिन मुझसे गलती से जापान बुला भी गया और जापान मैंने लिख भी दिया था, ठीक है। उस गलती को मैं स्वीकार करता हूं। आगे मैं बात करूं, उसके बाद 1992 में मैंने एजेंडा 21 आपको बताया था, जो 1992 में सम्मेलन हुआ था, जिसे हम रियो सम्मेलन कहते हैं। यह ब्राजील में हुआ था। यह किस पर सम्मेलन था, तो इसे पहला पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 1997 की बात करें तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ग्रीन हाउस प्रभाव को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के वहां पे बात की गई थी। समझ में आया ना, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। आगे बात करते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 3 की। इसका जो राइट आंसर क्या है, सतत विकास पर पहला वैश्विक सम्मेलन 1972 में हुआ था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है? आप
आप लोग बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दीजिएगा कि रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है IUCN, ऑप्शन नंबर बी है WWF, ऑप्शन नंबर सी है UNEP, ऑप्शन नंबर डी है UNFCCC। बताइए कौन सी संस्था रेड डाटा बुक जारी करती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए। मित्रों जो रेड डाटा बुक होता है वह जो है IUCN जारी करती है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, यह इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी यह भी आप ध्यान रखिएगा, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर की बात करें मित्रों तो इसका हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आप इसे ध्यान रखिएगा। IUCN नाम की एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। यही जो है रेड डाटा बुक जारी करती है। रेड डाटा बुक में उसकी उस पशु पक्षियों या प्राणियों का जिक्र किया जाता है जो विलुप्त प्राय कगार पे होते हैं या विलुप्त हो चुके होते हैं। यह बताता है कि जो विलुप्त होने वाले हैं वह पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा लाभदायक थे, उनका एक बार पुनः से संरक्षण किया जाए, उनका संवर्धन किया जाए जिससे उन्हें बचाया जा सके। विलुप्त प्राय प्राणियों की सूची जारी करता है IUCN, जिसे रेड डाटा बुक मतलब लाल खतरा, मतलब लाल का मतलब क्या होता है? खतरा। ये भाई पर्यावरण के लिए खतरा है, आप इसे बचाइए। ठीक है, तो 1948 में इसकी स्थापना होती है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय होता है। बात करें मित्रों WWF का फुल फॉर्म आप बताइएगा, मैं बता देता हूं। इसकी जो स्थापना होती है वह 1961 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1961 ईस्वी में। WWF के लोगो पर किसका चिन्ह, किस प्राणी का मतलब किस प्राणी का चिन्ह है? तो आप ध्यान रखिएगा पांडा का चिन्ह है। ठीक है, पांडा काफी बार पूछा भी गया है। WWF का जो लोगो है उस पर किसका चिन्ह है? तो पांडा का चिन्ह है। 1961 में इसकी स्थापना होती है। WWF का फुल फॉर्म आप बताइएगा। इसकी भी हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN और WWF का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं UNEP की। बात करते हैं मित्रों UNEP की। जो UNEP होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फॉर इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन फॉर इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अर्थात पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक समिट का स्थापना करना, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और किस दिन हुई थी यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 5 जून 1972 ईस्वी को UNEP की स्थापना होती है। जो UNEP की स्थापना होती है इसी वजह से 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से मनाते हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से मनाते हैं। बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस पहला विश्व 5 जून 1972 को तो UNEP की स्थापना हो जाती है, लेकिन पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो 1974 में, 72 में तो स्थापना होती है UNEP की, लेकिन मनाया कब जाता है? तो 1974 में मनाया जाता है। बात करें मित्रों इसकी मुख्यालय की तो नैरोबी केन्या में इसकी मुख्यालय है। कहां है? नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों UNFCCC जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, जिसको आप काप 21, काप 22, काप 15 आप पढ़े होंगे, आप कभी न कभी पढ़े होंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी आप बताइएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है मित्रों UNFCCC की स्थापना कब हुई थी मित्रों? यह हुई थी 1994 ईस्वी में। कब हुई थी? 1994 ईस्वी में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब होती है? 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसके मुख्यालय की बात करें मित्रों तो इसकी मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय यहां पे लिख दे रहा हूं, वान जर्मनी में इसका मुख्यालय है। आप लोग ध्यान रखिएगा, वान जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और अगर बात करें मित्रों इसके लिए पहला जो बैठक हुआ था जिसे हम COP के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP 1 जो हुआ था वह कहां पे हुआ था? तो COP 1 जो है मित्रों वह जो है बर्लिन में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1995 में। 1995 में COP 1 हुआ था, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 1 कहते हैं। COP 1 1995 में बर्लिन में जर्मनी में हुआ था। अभी फिलहाल के लिए COP 26 का आयोजन हुआ है मित्रों। COP 26 कहां पे हुआ था? तो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहां हुआ था? ग्लासगो स्विट्जरलैंड में COP 26 हुआ था। ठीक है, बात करें मित्रों अभी COP 27 होने वाला है मित्रों। COP 27 कहां पे होगा? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। COP 27
2022 का आयोजन कहां पे किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपके सामने क्या डिस्कस किया, IUCN की स्थापना 1948 में, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इसे इतना तो आप जानते हैं। IUCN 48 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड मुख्यालय रेड डाटा बुक जारी करता है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड आपसे बताया 1961 में इसकी स्थापना, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में भी इसका मुख्यालय, इसके लोगों पर पांडा का चिन्ह। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में मुख्यालय है। उसके बाद इसी के लिए 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1994 में बनाया गया। UNFCCC की स्थापना 1994 में। पहला जो COP1 हुआ था कहाँ हुआ था, 1995 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। COP26 ग्लासगो स्विट्जरलैंड में हुआ। इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, नन ऑफ द एबव। बताइएगा ध्वनि प्रदूषण का संबंध किससे है मित्रों। आप सब ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। आप सभी लोग जब जाते हैं मतलब कि किसी राजमार्ग के बीच से जाते हैं या राष्ट्रीय नेशनल हाईवे है उसके बीच से जाते हैं, तो इर्द गिर्द में पेड़ पाते हैं, हरे पेड़। जो हरे पेड़ होते हैं उसी को ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। वह क्यों लगाए जाते हैं मित्रों, तो ध्वनि, जो वाहनों से ध्वनि निकलते हैं उसके ध्वनियों को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए जो है ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न 5 की बात करते हैं मित्रों। प्रश्न 5 क्या है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या है। अम्लीय वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ए व बी दोनों है, नोटा इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। बताइए अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सी है। इसका जवाब आप सभी लोगों को जरूर पता होगा, ए और बी दोनों, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों जो है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है। इसे हम इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बायोडीजल पौधा है। मित्रों यह क्वेश्चन 2019 के यूपी टेट में पूछा गया कि बायोडीजल पौधा कौन सा है। गूगल है या रतन जोत है या जावा घास है या रोसा घास है। बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी लोग अगर जानते होंगे तो बताइएगा। इसका राइट आंसर है रतन जोत। रतन जोत को जो है बायोडीजल के नाम से जाना जाता है। और रतन जोत जो है इसे हम, जो वैज्ञानिक नाम है इसका नाम है जेट्रोफा। क्या नाम है, जेट्रोफा। ठीक है, इसमें जो है 25 से 40% के बीच में जो है डीजल या तेलीय पदार्थ पाए जाते हैं जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बायोडीजल पौधा जो है रतन जोत है, इसमें इसे वैज्ञानिक नाम जेट्रोफा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये 6 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई और क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। क्या सुकरात का है या क्रो एंड क्रो का है या अरस्तु का है या डार्विन का है। बताइएगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हमारी तरफ से कराए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे यूपी टेट के लिए। मित्रों इसका राइट आंसर आप सभी लोग बचपन से पढ़े होंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तु साहब का। किसका है, अरस्तु साहब का। जीव विज्ञान का जनक भी इन्हें बोला जाता है, अरस्तु जी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 2017 से लेकर के आज 2021 तक लगातार यूपी टेट में जो है पॉलिटी के क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है। तो पॉलिटी के भी क्वेश्चनों का 1-2 क्वेश्चन हम समाहित करते रहेंगे आगे के सीरीज में। ठीक है, तो देखिएगा मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आप सभी लोग बताइएगा। क्या रूस से लिए गए हैं या यूएसए से लिए गए हैं या ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं या जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, आप सभी लोग बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था। अगर आप लोग उत्तर दे रहे हैं रूस के संविधान से लिया गया है तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है मित्रों कहां से लिया गया है, यह रूस के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है। ठीक है, चलिए मौलिक कर्तव्य की बात करें मित्रों, इसकी आपसे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। मौलिक कर्तव्य को जो है किस संविधान के किस भाग में जोड़ा गया, तो संविधान के भाग 4 के का में जोड़ा गया। ठीक है, भाग 4A भी बोलते हैं, भाग 4 का भी बोलते हैं। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था।
ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, 4 के क में इसका स्थान दिया गया है, अनुच्छेद 51 के ए में इसका स्थान दिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 51 ए संविधान के भाग 4 क स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, कैसे होते हैं, या डिस्कस की बात है, आपसे इतना ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह प्रश्नोत्तर श्रृंखला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 2 फरवरी को, लिख लीजिएगा। 2 फरवरी को जो है आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे इसे बोलते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को, ध्यान से सुनिएगा, 2 फरवरी 1971 में रामसर ईरान में, कहाँ? रामसर ईरान में, रामसर कहाँ है? ईरान में, ईरान में रामसर नामक एक स्थान है, यहीं पर जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर समझौता हुआ था। इसी के लिए मतलब कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था रामसर में, इस वजह से इसे रामसर समझौता कहा जाता है। या कहाँ पे है? ईरान में है। इसी वजह से 2 फरवरी को जो है वेटलैंड डे मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च की बात करें मित्रों, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, वन दिवस, वन दिवस। 22 मार्च की बात करें मित्रों, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल की बात करें मित्रों तो विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे यह पूछा जाए। उसके बाद 22 अप्रैल के बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, इस बात को ध्यान रखिएगा। 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा बताइए, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? आपसे अब इस समय ओ पॉजिटिव निगेटिव करके क्वेश्चन आता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? आप सभी लोग जानते हैं ओ को सर्वदाता कहा जाता है, ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है, लेकिन जो सर्वदाता होता है वह ओ निगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा, ओ निगेटिव को सर्वदाता कहते हैं और ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही बोलते हैं। ठीक है, इसे जो है सर्वग्राही बोलते हैं और इसे जो है सर्वदाता बोलते हैं। रट लीजिएगा, सर्वदाता ओ निगेटिव, सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव है। पहले हम इतना ही रटते थे कि ओ जो है सर्वदाता होता है, ए बी जो है सर्वग्राही होता है, लेकिन अब हमें याद ध्यान रखना है ओ निगेटिव सर्वदाता, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। ईईजी एक संबंधित है, ईईजी एक जांच ओच होता है, किससे संबंधित है? हृदय की जांच से संबंधित है या मस्तिष्क से या दोनों से या नोटा, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो ईईजी का संबंध किससे है मित्रों? ईईजी का संबंध आप लोग बताइएगा किससे है, अगर आपको आता है तो। ईईजी का संबंध मित्रों किससे है? मस्तिष्क से। ठीक है, मस्तिष्क से। यहीं अगर बात की जाए ईसीजी, तो ईसीजी मित्रों किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ईसीजी, सी का मतलब ध्यान से सुनिएगा, सी का मतलब होता है कार्डियो। क्या होता है? कार्डियो, और कार्डियो का हिंदी होता है हृदय। ठीक है, तो ईसीजी मतलब सी मतलब कार्डियो, तो हृदय से, ईईजी मस्तिष्क से। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। आगे बात करते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? आप लोग कक्षा 5वीं 6ठी में रहे तभी से पढ़ते हैं, किसान का मित्र किसे बोलते हैं? केचुआ को बोलते हैं, सर्प को बोलते हैं, टिड्डा को बोलते हैं, या किसे बोलते हैं? किसान मित्र। तो आप सभी लोग जानते हैं केचुआ को जो है किसान मित्र के नाम से जाना जाता है, केचुआ को किसान मित्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, एफ बेंटिंग है, नोटा, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर को जो है चेचक के टीके का आविष्कारक माना जाता है, यही आविष्कारक है, माना कौन जाता है? यही आविष्कारक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें मित्रों तो पेनिसिलिन की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 14वें प्रश्न की बात करते हैं मित्रों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, कौन सा है बताइएगा? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जो है जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जितने होते हैं क्या होते हैं? उस सब चीज में
वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, लेकिन जल में घुलनशील विटामिन केवल विटामिन बी और सी, और जो ए डी ई के बचता है यह जो है वसा में घुलनशील होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल में घुलनशील बी सी, मात्र बी सी जो है जल में घुलनशील होते हैं और बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 15 है, सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है? नीली व्हेल है, ठीक है। कौन सा है? नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी नीली व्हेल। अच्छा, सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी कौन सा है? तो हाथी है। हाथी सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी है। सबसे बड़ा अंडा देने वाला प्राणी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये रहे 15 प्रश्न आपके सामने, जो मैंने आपको अधिनियम में आपको बता रहा हूं। पहला सतत विकास पर पहला सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1972 के बाद 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1972 में ही मैंने यहां पे बताया, 1971 में 2 फरवरी 1971 में रामसर नामक स्थान पे वेटलैंड के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन हुआ था, जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इस वजह से 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1972-73, उसके बाद हम बात करते हैं 1987 की। 1987 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा में प्रोटोकॉल होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? डॉप्सन से मापी जाती है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इस वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों 1992 रियो सम्मेलन। यह पहला पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसी में जो है एजेंडा 21 की बात की गई थी, ठीक है। एजेंडा 21 की बात इसी में की गई थी। आगे बात करते हैं मित्रों 1997 क्योटो प्रोटोकॉल होता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों होता है? ग्रीन हाउस क्लाइमेट, मतलब कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, इस वजह से 1997 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल होता है। 2002 में जैव विविधता अधिनियम लाया जाता है। अच्छा, यूएनईपी को मैंने बताया इन्वायरमेंट नेशन, मतलब कि इन्वायरमेंट नेशन प्रोग्राम, जो यूएनईपी की स्थापना हुई थी वह जो है 1972 में हुआ था, 5 जून 1972 को। और 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से 15 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किया। और जो कल मैंने दो क्वेश्चन पे चूक थोड़ा सा हो गया था मुझसे, चूक नहीं, दिमाग में था लेकिन बोलने में कुछ गलत बोल दिया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आगे से प्रयास करेंगे कि कहीं गलती ना हो, और आपको बेहतर से बेहतर देने का मैं प्रयास करता रहूँगा। आप लोग बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। निशांत ज्ञान को हर जगह पहुँचाइए। और हाँ, आप लोगों के लिए मैंने एक ग्रुप का निर्माण किया है, डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, और उसका लिंक मैं जो है वहाँ पर भी दे रहा हूँ। वहाँ पर जो है आपके कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूं, वहां से भी आप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपका टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन करिए। मैं हमेशा नहीं बोलता हूं, लेकिन निशांत ज्ञान 2.0 के नाम से एक दूसरा चैनल भी है, आप चाहे तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। भविष्य में हम वहां पे कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।